बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कराची PIDC रेड जोन ट्रैफिक सेक्शन पर खातून की बुजुर्ग DSP ट्रैफिक से बदतमीजी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून को मुबैना तौर पर फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे नस्ब करने पर रोका गया था। नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, कुछ पता चल सका है ये खातून कौन है और इनको जो है वो गिरफ्त में लिया जा सका है? जी बिल्कुल, ये हम अपने नाजरीन को कुछ देर कबल इस बात से आगाह कर रहे थे कि कराची का इलाका रेड जोन है PIDC, जहाँ पर बुजुर्ग DSP ट्रैफिक सेक्शन के जो है उनको उनके साथ बदतमीजी का एक खातून का वाक़या पेश आया, जिस पर उन्होंने जो है उन साहब से बदतमीजी की, उनको थप्पड़ रसीद किए, जिस पर पुलिस ने जो है उन पर खातून के खिलाफ काले सरकार में मुदाखलत पर जो है मुकदमे का इंदराज किया है। इस हवाले से जो है हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि खातून जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं और जो है खातून जो है ज़राए के मुताबिक सरकारी डॉक्टर हैं और उन्होंने जो है वो बदतमीजी की। पहले तो मोबाइल से वो वीडियोस बनाती रहीं, उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस अफसर को, सीनियर पुलिस अफसर को धक्के दिए, उसके बाद जो है उन्होंने थप्पड़ भी रसीद किए, जिसकी वीडियो जो है नाजरीन फुटेज पर देख सकते हैं। मगर इस वक्त जो है खातून के खिलाफ मुकदमे का इंदराज जो है वो सिविल लाइन थाने में कर दिया गया है। जी नुमान, ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात अगर हम देखें तो पहले भी बहुत ज़्यादा सामने आते रहे हैं। ख़वातीन बदतमीज़ी करती हैं, थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करती और उसके बाद विमेन कार्ड प्ले करती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त गुमान यही किया जा रहा था, तासुर यही था कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा और मामला सुलह सफाई तक पहुंच जाएगा, मगर पुलिस ने जो है कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार करते हुए खातून पर मुकदमे का इंदराज कर दिया है और इस वक्त जो है सिविल लाइन थाने में मुकदमे का इंदराज किया गया है, जिसमें जो है कार्य सरकार है मुदाखलत और पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। जी नुमान, ये बताइएगा कि इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कवानीन पर कि वर्दी में मलबूस एक ड्यूटी पर एहलकार मौजूद है, उसके ऊपर थप्पड़ मारना, उसको धक्के देना, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? इसकी सज़ा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? बिल्कुल, कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो है कम से कम जो है जो एहलकार, किसी भी सरकारी एहलकार ऑन ड्यूटी खड़ा हुआ हो और आप जो है उसके सरकारी कार्यकाल में मुदाखलत करें तो मुख्तलिफ सेक्शन को देखते हुए जो है 6 माह से लेकर 2 साल तक की जो है वो सज़ा होती है। इसके अलावा जो जुर्माना होता है वो अलग होता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि खातून जो है वो ऑलरेडी सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखती हैं पुलिस राय के मुताबिक, जबकि वो पेशे से डॉक्टर हैं, मगर उन्होंने इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए जो है और इंतहाई बगैर किसी हिचकिचाहट के सीनियर पुलिस अफसर जो बुजुर्ग DSP थे, दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया और इस तरीके से जो है उन्होंने सरेआम जो है उनकी तौहीन की। तो बेसिकली उसूली तौर पर जो है बीच बचाव पुलिस अफसरान जो लोअर एहलकार जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे उनकी जानिब से बचाव कराया गया, लेकिन खातून बाज ना आई। दूसरी जानिब खातून के हस्बैंड जो है, खातून के साथ जो उनके महरम शौहर थे वो साथ बैठे हुए थे, मगर उन्होंने भी गाड़ी से निकलने का तवक्कुफ जो है वो ना जी किया। ठीक है नुमान, ये बताइएगा, अभी हम अगर कुछ मुआशरे की भी बात कर लें तो हस्बैंड तो बाहर नहीं निकले, लेकिन जो आसपास लोग मौजूद हैं वो भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। क्या बहुत असर और रसूख वाली खातून है ये? बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो खातून उमूमी तौर पे भी अगर कराची के अंदर जो है वो खातून अगर किसी से गाड़ी टकरा जाए या कोई भी ऐसा मामला पेश हो जाए तो उमूमी तौर पे जो है वो बाकी लोग जो है वो एहतियात करते हैं, खातून होने के नाते इस चीज़ का एहतराम भी करते हैं और एहतियात भी करते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर खातून ने जो है वो तमाम जो है वो उसूली और जी बिल्कुल, लोग तो एहतराम करते हैं उनके खातून होने का, लेकिन खातून अपने खातून होने का एहतराम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें अपडेट किया। पाक फ़ज़ाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल महरयार साकिब नियाजी, एयर वाइस मार्शल अबू ज़र खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आसिफ असलम और एयर वाइस मार्शल गुलाम शब्बीर भी तरक्की पाने वाले अफसरान में शामिल है। एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबरा, जबकि पाक फ़ज़ाइया के एडवाइज़र बराए ऑपरेशंस ऑडिट एंड एवेल्युएशन सेल के ओहदे पर फाइज हैं। इसकी तफसील जानते हैं, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाक फ़ज़ाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वाले एयर अफसरान में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान और एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद
جبکہ ایئر وائس مارشل مہریار ثاقب نیازی، ابوذر خان، محمد آصف اسلم اور ایئر وائس مارشل غلام شبیر جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایئر وائس مارشل عمران قادر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سربراہ پاک فضائیہ کے ایڈوائزر برائے آپریشن آڈٹ اینڈ ایویلیشن سیل کے عہدے پر فائز ہیں، جبکہ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشن اور اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف سیفٹی کے عہدے پر فرائض پر انجام دے چکے ہیں، جبکہ ایئر وائس مارشل شہریار خان چیف آف دی ایئر اسٹاف کے پرسنل اسٹاف آفیسر اور ایک ریجنل ایئر کمانڈ میں سینئر اسٹاف آفیسر رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ترقی پانے والوں میں ایئر وائس مارشل نعمان وحید نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بطور اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف پلاننگ اور اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشنل ریسرچ اینڈ اینالیسس اپنی خدمات سر انجام دی۔ ایئر وائس مارشل مہریار ثاقب نیازی معراج ری بلڈ فیکٹری کے ایم ڈی اور پی ایف ایئر مین اکیڈمی کورنگی کریک میں بطور کمانڈنٹ ایک تعینات رہے، جبکہ ایئر وائس مارشل ابوذر خان ایئر کرافٹ ری بلڈ فیکٹری بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ایم ڈی بھی تعینات رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر وائس مارشل محمد اسلم جو ہیں وہ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف کے عہدے پر فائز رہے، جبکہ ایئر وائس مارشل غلام شبیر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹریننگ ایئر اینڈ سیولین تعینات رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سمر، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، صورتحال سے رکشہ ڈرائیور سمیت مسافر پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کراچی سے اندرون سندھ چلنے والی بسوں کا کرایہ بھی بڑھ گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، صورتحال سے رکشہ ڈرائیور بھی پریشان ہیں۔ پیٹرول مہنگا، پبلک ٹرانسپورٹ پبلک سے دور ہونے لگی۔ پیٹرول کے نرخ بڑھنے پر زیادہ متاثر ہونے والے رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا۔ پیٹرول میں کتنا پیسہ بہائیں، صورتحال پر رکشے میں سفر کرنے والی خواتین کا شکوہ ہے کہ چنگچی رکشے والوں نے بھی قیمت میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ کر دیا۔ پہلے جہاں رکشے میں 200 روپے میں جاتے تھے، وہیں جانے کے لیے اب 300 روپے مانگے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں رکشاؤں کے کرائے جو ہونے چاہیے تھے، یہاں سے پہلے 100-150 بنتے تھے، ابھی لوگ 300 350 اپنی مرضی کے مانگتے ہیں، 500 بھی مانگتے ہیں۔ یہاں سے گلشن جانا مشکل ہو گیا، جبکہ اتنا قریب ہے، ملینیم مال کے سامنے ہم کھڑے ہوئے۔ کراچی سے اندرون سندھ سفر کرنے والے مسافر بھی پریشان ہے، کہنا ہے کرایہ 100 سے 200 روپے بڑھ گیا ہے۔ تھر پار کر پہلے 700 میں جاتا تھا، اب 900 روپے میں لے جا رہے ہیں۔ کرایہ تو بڑھ گیا، ابھی تو ہم تو ویسے بھی اسٹوڈنٹ ہے، اس حساب سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ گھر جانا ہے ابھی تو یہاں سے تقریباً 800-1000 میں ہو جاتا تھا، ابھی 1400-1500۔ اندرون سندھ جانے والی بسوں کے ٹکٹ کلرک بولے کراچی سے سیون تک کا سفر 1100 روپے میں ہوتا تھا، اب 1200 روپے میں طے ہوگا۔ کراچی سے دادو کا کرایہ 1200 روپے سے بڑھ کر 1300 روپے ہو گیا ہے۔ 1300 روپے میں خیرپور میہر سٹی پہنچ جانے والی بس اب 1400 روپے میں مسافر لے جا رہی ہے۔ وقاص لودھی کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ قائم مقام صدر ملک شیر خان نے کہا ہے کہ فیول مہنگا ہونے کے باعث کرایوں میں اضافے پر مجبور ہے۔ تابش میر کی رپورٹ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے بعد کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے بھی کرایوں میں 25% اضافہ کر دیا۔ قائم مقام صدر گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ملک شیر خان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر کرایوں میں اضافہ مجبوری ہے۔ ہم نے ابھی صرف 25% اضافہ کیا ہے، 50% اضافہ بھی جائز ہے۔ یہ جو 25% کا ہم نے اضافہ کیا، یہ اضافہ تو ہم ہی نہیں چاہتے، مگر آپ یقین جانیں کہ 25% اضافہ کر کے بھی گاڑیاں لاس میں جا رہی ہیں۔ ملک شیر خان نے کہا کہ حکومت پیٹرول ڈیزل سستا نہیں کر سکے، جگہوں پر ریلیف فراہم کرے۔ کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ تابش میر، سٹی 21۔ کراچی میں جدید پیپلز بس سروس نے مہنگائی کو مات دے دی۔ بس سروس شہریوں کے لیے ایئر کنڈیشن ذاتی سواری سے بھی سستی ثابت ہو رہی ہے۔ اقتدار انور رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں ہر چیز مہنگی ہے سوائے سندھ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی بس سروس کے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا لیکن پیپلز بس سروس کے کرائے نہیں بڑھائے گئے۔ کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی کہ یہاں سے ہم سفر کر سکے۔ میں 4 گاڑیاں چینج کر کے آتی تھی یہاں تک، ٹھیک ہے نا، رینشو لائن سے یہاں تک 4 گاڑیاں چینج کر کے آتی تھی اور میرا کرایہ تقریباً 300 روپے بنتا تھا، اور اب میرا کرایہ 100 روپے بنتا ہے، 50 روپے آنے کے، 50 روپے جانے۔ دوسری جگہوں میں جیسے دیکھا جائے تو رکشہ، اور جیسے کہ پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے تو رکشہ والے بھی کرایہ بڑھا رہے ہیں، ہر بس میں بھی کرایہ بڑھ گئے ہیں۔ بس اس بس نے اتنا اچھا کیا ہے کہ 50 روپیز کرایہ ہے ہر بندے کا، اور وہ بندہ اپنی لوکیشن پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے، اور اس کی ایئر کنڈیشن ہر چیز بہترین ہے۔
कमर तोड़ महंगाई में कोई एक सवारी तो ऐसी है जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करती है, यानी आरामदेह सफर सिर्फ 50 रुपए में। किराया मुनासिब है और कंफर्टेबल राइड है और एसी भी लगा हुआ है, गर्मियों में कोई मसला भी नहीं होता, तो और बाहर का शोर भी सुनाई नहीं देता, तो कंफर्टेबल राइड है। के हिसाब से ये वाली बसेस मोर कंफर्टेबल हैं और जब से पेट्रोल महंगा हुआ है इस बस में रेट सेम है जितना भी सफ़र हो, लेकिन पब्लिक बसेस में जो है ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है, तो दीज आर मोर कंफर्टेबल। सिंध हुकूमत के तमाम मंसूबों ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, पीपल्स बस के किराए मुस्तहकम हैं, जबकि पिंक बस की अभी मुफ्त है। कैमरामैन कयूम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने ट्रेन के किरायों में 8% इजाफे का ऐलान कर दिया। मुसाफिरों ने किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आदिया नाज की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, रेलवे के किरायों को भी पड़ लग गए। महकमा रेलवे ने किरायों में 8% इजाफे का ऐलान कर दिया। रेलवे की इकॉनमी क्लास का किराया कराची से लाहौर के दरमियान 200 जबकि रावलपिंडी तक 300 रुपए बढ़ेगा। इसी तरह बिजनेस क्लास के किराए में कराची से लाहौर तक 400 जबकि रावलपिंडी तक 600 रुपए का इजाफा हुआ है। रेलवे इंतजामिया का मौकिफ है कि डीजल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान रेलवे पर यौमिया 11.725 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। हालिया किरायों पर ऑपरेशन जारी रखने से रेलवे पर अगले 5 माह में 5.46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि मुसाफिरों ने रेलवे के किरायों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत निजाम नहीं संभाल सकती तो घर बैठ जाए। किराया बहुत ज्यादा आवाम नहीं दे सकती है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, या तो रेलवे को बंद कर दें, इससे बेहतर यही है कि गरीब आदमी सफ़र नहीं कर सकता, जिसकी 8-10 हज़ार 15 हज़ार तनख्वाह है वो क्या करे। हुकूमत से ये इल्तिजा है कि खुदारा आप सदारती निज़ाम की तरफ आ जाएं ताकि ये अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएं, वज़ीरों की मुर्शिरों की, सदारती निज़ाम की तरफ आ जाएं ना आप लोग के अखराजात कम होंगे तो हम अब ऑपरेशन की बिला तातुल फरहमी के लिए किरायों को रैशनलाइज करना बेहद जरूरी है। किरायों में इजाफा ग्रीन लाइन ट्रेन के अलावा तमाम ट्रेनों पर लागू होगा। कैमरामैन नवाब के साथ आदिया नाज, सिटी 21। अब आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई ने तमाम तबकात की तरह दिहाड़ीदार तबके को भी परेशानी का शिकार कर दिया है। समंदर किनारे रोजी कमाने वाले भी कारोबार ना होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। साहिल पर मौजूद दिहाड़ीदार अफराद महंगाई की बेरहम मौजों में फंस गए। महंगाई के बायस यौमिया उजरत पर काम करने वाले भी बौखलाउट। समंदर किनारे मुख्तलिफ खानों के स्टॉल लगाने वालों का शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में शहरियों ने साहिल का रुख करना भी कम कर दिया है। सारा दिन खरीदारों के इंतजार में ही खत्म हो जाता है। ये महंगाई की वजह से पहले लोग ज्यादा आते थे, पहले 3,000-4,000 एक दिन का होता था। आजकल वो काम नहीं है। आजकल लोग महंगाई की वजह से तंग हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया, लोग नहीं आ रहे हैं। साहिल पर चने फरोख्त करने वाले नौजवान ने अपनी कसम पुरसी बयान करते हुए कहा, किराए के मकान में रहता हूँ, दिन भर की कमाई से घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि यहाँ लोगों के पास पैसा ही नहीं घूमने के लिए क्या हमें, तो इसमें हमारा 500-600 रुपया दिहाड़ी बनता है, जिसमें घर का खर्चा पानी चल जाता है। उसके बावजूद हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे किराए का मकान है, घर बार है नहीं। शहर कायद में महंगाई से परेशान शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई रोकने के लिए इक़दाम करे ताकि मेहनत कश तबका सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे कि इसकी अगला जो फेज़ है उससे इस ग्रीन लाइन की अफादियत में मज़ीद इजाफा होगा। साथ ही साथ साइट एरिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की ग्रांट से नई सड़कें बनाने का मंसूबा दिया है, जिसके ऊपर अनकरीब इंशाल्लाह काम शुरू होगा और जल्द ही वज़ीर आज़म उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। साइट एरिया जो कराची शहर का पैदावारी हब है, पैदावार का मरकज़ है, बदकिस्मती से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हाल था, तो ये भी वफाकी हुकूमत की कराची के साथ कमिटमेंट है और कराची के लिए एक और तोहफ़ा है कि जिसके ज़रिए हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। इसी तरह हम जो कराची के लिए पानी के मंसूबा है उस पर भी फंड्स फराहम कर रहे हैं और आज मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ
बात की है कि उनका जो RO प्लांट का न्यूक्लियर प्लांट पे उन्होंने कामयाबी से रिवर्स ऑस्मोसिस या सी वाटर को फ़िल्टर करने का प्रोजेक्ट चलाया, जिससे वो तकरीबन 26 मिलियन गैलन फी डे पर डे पानी हासिल कर रहे हैं। हम एक स्केल अप करके कराची में मज़ीद डिसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए किस तरह पानी की फरहमी को फौरी तौर पे बेहतर कर सकते हैं, उसका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक नहायत तारीखी मुआशी बहरान से गुज़र रहा है। इस मुआशी बहरान के साथ मौजूदा हुकूमत का वही ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान का क्लाइमेट डिज़ास्टर के साथ था। पाकिस्तान की दुनिया में कार्बन एमिशन 1% से कम है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक की गैर ज़िम्मेदाराना तरक्की की बदौलत पाकिस्तान को तारीख़ की बदतरीन माहौलियाती तबाही का सामना करना पड़ा। इसी तरह जिस मुआशी तबाही का आज हम सामना कर रहे हैं, इसकी बुनियाद या इसके असबाब मौजूदा हुकूमत के नहीं हैं। पिछले 4 सालों में जो मुल्क की मईशत के साथ खेल खेला गया, आज उस खेल की फसल तैयार होकर हमारी झोली में गिरी हुई है और हमने ये फैसला किया है कि हम इस जिम्मेदारी से राह फरार हासिल नहीं करेंगे। ये क्राइसिस हमारे लिए एक मौका फराहम करता है कि हम न सिर्फ ये कि पिछले 4 सालों में जो कोताहियाँ हुई, बल्कि 75 सालों से जो हमारे मईशत के अंदर नकाइस हैं, हम उन्हें दूर करें। चूँकि क्राइसिस एक मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होता है और इसके लिए जो इस्लाहात दरकार हैं, जो मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करने के लिए फ़ैसले हैं, वो हम करने से नहीं चूकेंगे और कोशिश करेंगे कि इन मुश्किल हालात के अंदर जो गरीब अवाम हैं, उनके मफाद को पेश नज़र रखा जाए और उन पे कम से कम बोझ इस तब्दीली का या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का उनके ऊपर आए। पाकिस्तान ने 75 सालों में अपनी मईशत को रेंट सीकिंग के ऊपर और रियल स्टेट के प्लॉट्स के ऊपर चलाया है। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को नहीं अपनाया। हमने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज़ान इशा का वक्त हुआ है, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पानी के मंसूबे को भी बेहतर करेंगे और इक़दाम किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दौरान कार्रवाई FIA ने अफगान मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। नूरुल हक नामी अफगान मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा था। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दौरान कार्रवाई FIA ने अफगान मुसाफिर को ऑफलोड किया है। नूरुल हक नामी अफगान मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा था। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। FIA ने इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अफगान मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया है। नूरुल हक नामी अफगान मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा था। मुसाफिर सैर की गर्ज से जा रहा था। बात करेंगे इस हवाले से समर अब्बास से। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये FIA ने कार्रवाई की है कराची एयरपोर्ट पर। FIA इमिग्रेशन की जानिब से एक अफगान मुसाफिर को ऑफलोड किया गया है। नूरुल हक नामी ये मुसाफिर था जो कि अफगान है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करना चाह रहा था। मुसाफिर जो है फ़्लाइट नंबर PK 213 से दुबई जा रहा था। तफ्तीश के दौरान जो है मुलज़म से पाकिस्तानी शहरियत के हवाले से पूछे गए सवालात जो थे वो उस पर मुतमईन नहीं कर सका हुकाम को, जिस पर इसे हिरासत में ले लिया गया। जबकि गिरफ्तार मुलज़म अपनी जाए पैदाइश और ख़ानदान के अफराद के हवाले से भी जो है मुकम्मल तौर पर लाइलम रहा और सवालात में जिस पर मुलज़म को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया समर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल सामी अब्दुल्ला सालिम ने अल्तमश जनरल अस्पताल का दौरा किया। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में कायम अल्तमिश जनरल अस्पताल के दौरे के बाद सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल का कहना था अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। MRI, CT स्कैन, लेबर रूम, OT तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अस्पताल में सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक B में कायम अल्तमश जनरल अस्पताल के दौरे के दौरान सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल ने कहा कि अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। MIR और CT स्कैन, लेबर रूम, OT तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नयाबाद में 4 मुलजिमान ने घर में घुसकर नौजवान बिलाल को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा गम से निढाल हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इंसाफ दिलवाने का मुतालबा कर दिया। लियारी नयाबाद में सुबह 7 बजे 4 मुलजमान ने नौजवान बिलाल को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल के घर में सेवा का कहना है कि दरवाजा बजा। बिलाल ने दरवाजा खोला तो मुलजमान घर में दाखिल हुए। मेरे शोहर को पकड़ लिया और पूछा सब कुछ कहाँ है। मैं वहाँ से भागी तो मुझ पर भी चाकू के वार किए गए। किसी खिड़की की तरफ ले जाकर मुझे लेकर गए बालों से पकड़ करके। मैंने कहा यहाँ पे सब पड़ा है, ले लो। मेरे शोहर ने भागने की कोशिश की। मेरे शोहर ने भागने की कोशिश की तो मैं अपने हाथ छुड़ाकर भागी। मेरी बच्ची को उठाकर यहाँ बाजू पे कटती है मेरे। मकतूल बिलाल की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। डाकू थे, मेरे बेटे पे वार किया, मेरी बहू पे वार किया। आऊँ रिक्वेस्ट कराती बिलाल भुट्टो तवा का अपील कराती। आऊँ तवाजी अमनी आया, आऊँ तवाजी कारकुन आया, मुझे बच्चे का जुल्म थियो है। आऊँ तवा का अपील कराती कि तवा इते की गात पूरी करो। आयूँ कातिलन के चलो जेको मुझे बच्चे के मारी आई। वाक़े के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। SSP सिटी शबीर सेठार ने मकतूल के घर का दौरा किया और तफसीलात ली। उनका कहना है कि मामला मशकूक लग रहा है। मकतूल की बीवी के बयानात में तजाद है। हमें इनिशली जो इतलात मिली थी वो मिली थी कि डकैती मज़ामत पे बिलाल नामी बंदे का तकरीबन 27 साल जिसकी उम्र है उसको गोलियां लगाकर 3rd फ्लोर पे कत्ल किया गया है डकैती मज़ामत पर। उस पर क्राइम सीन यूनिट को भी कॉल किया गया और इधर का मुआयना मैंने भी किया है। क्राइम सीन यूनिट में हमने उधर से काफ़ी चीज़ें कलेक्ट की हैं। मकतूल बिलाल की वर्सा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ इम्तियाज़ अली, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल ने मुलाकात की। श्रीलंकन कौंसल जनरल से मुलाकात में तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी कासिम नवीद भी शरीक थे। अब आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान पर FVCCI को भी मुश्किलात लाहक हैं। साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा अख्तियार बेग का कहना है कि जब दरामदी अशिया 270 रुपये फ़ी डॉलर पर क्लियर होंगी तो कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। डॉलर महंगा होने से महंगाई का खतरनाक तूफान आएगा। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आने का खदशा। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा अख्तियार बेग का कहना है कि दरामदी खाने पीने की अशिया 270 रुपये फ़ी डॉलर पर क्लियर होंगी तो तमाम अशिया की कीमतें आसमान पर पहुँच जाएंगी। 270 रुपये के डॉलर पे आप इम्पोर्टेड चीज़ें मंगा के खाने पीने की अशिया, खुर्दनी, तेल, अब तो गेहूँ भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे सस्ता दे सकते हैं। और यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ 35 रुपये पेट्रोल में, 35 रुपये डीज़ल में, उससे 250 और 263 रुपये का जो पेट्रोल और डीज़ल हो गया है, इससे अक्रॉस द बोर्ड महंगाई आएगी। मिर्ज़ा अख्तियार बेग बोले कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हो जाएगी। 270 रुपए से जायद कीमत पर डॉलर हो तो दरामद करना खुदकुशी होगी। हुकूमत आइंदा बजट में गरीब आदमी की सहूलत पर तवज्जो दे। अब ये देखना है कि मुल्क में जो महंगाई का तूफान आएगा, तबाही आएगी, उसको मिल के कौम ने मुकाबला करना है। और हुकूमत को भी चाहिए कि आने वाले बजट में चीज़ को जहन में रखें कि गरीब आदमी जो पिस गया है उसकी इनकम को किसी हद तक बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो इजाफी अखराजात का मुकाबला कर सके। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना था कि पेट्रोल और डीजल पहले ही 35 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है। अब इसके असरात और महंगी दरामदी लागत मुश्किलात बढ़ा देंगी। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को साबिक हुकूमतों के गलत फैसलों को करार दिया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में
कराची में नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर बोले 5 साल में किए गए तजुर्बात की वजह से मैशियत बदहाली के इस मुकाम पर पहुंची। इस वक्त LCs के मसाइल दरपेश हैं। दिली ख्वाहिश है कि मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा हो। इस्लामिक बैंकिंग को फरोग देने के लिए लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टैक्स रिलीफ दिया गया। इस्लामी बैंकारी से मुआशी बहाली होगी। पाकिस्तान 2016 में G20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने की दौड़ में था। फाइनेंस एक्ट 2016 में इस्लामी बैंकारी को तेज रफ्तारी से तरक्की देने के मकसद से लिस्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको 2% टैक्स की रियायत भी दी गई। ये दुनिया की जो प्रीमियम क्लब है यानी मालियाती G20 जिसे कहते हैं, बिग 20 जो सबसे बड़ी 20 मजलिसें उसमें शामिल हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए प्लानिंग और इस्लाहात इशफाक तोला ने कहा कि पाकिस्तान जल्द सूदी बैंकिंग के निज़ाम से निकल जाएगा। अल्लाह की ज़ात से इसकी अगली के सके उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इस मकदार से निकलेंगे और पाकिस्तान दिन दूर की रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम सब इसका हिस्सा होंगे। कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सैलानी नेटवर्क के बानी मौलाना बशीर फारूकी ने भी खिताब किया। बोले इशराफिया पर टैक्स की शरह बढ़ाने की जरूरत है। रियासत मदीना और सूदी निज़ाम एक साथ नहीं चल सकते। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। साबिक विफाकी वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि ज़िला वस्ती में जितने तरक्याती काम करवाए इस लिहाज से उनकी पार्टी को यहाँ से वोट नहीं मिला। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन ने जिला वस्ती में KDA चुरंगी पर 6 पार्कों की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि वो सियासत से बालातर होकर जिला वस्ती की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन तरक्याती काम कराने के बावजूद उनकी पार्टी को यहाँ से कम वोट मिले हैं। पॉलिटिक्स से बढ़ के चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खिदमत हो और इधर के रहने वालों की भलाई हो और इधर के रहने वाले खुशहाल हो। और मेरी मीडिया के थ्रू लोगों को यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें। डॉक्टर आसिम बोले कि जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके लिए वो SBCA के करप्ट सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। कई गैर कानूनी तामीरात मस्मार की गई हैं, कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जी, इंक्रोचमेंट्स पे हम लगे हुए हैं और जितना हो सक रहा है इंक्रोचमेंट्स को गिरा रहे हैं। और ये भी एक जंग है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ एक जंग है। वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम से जंग है हमारी और कोशिश बहुत कर रहे हैं, हम विद इन द सिस्टम भी लड़ रहे हैं। एक सवाल पर डॉक्टर आसिम का कहना था कि अस्पताल शहरी और सूबाई हुकूमत के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाने चाहिए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची की 14 साला फातिमा ने नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मैदान मार लिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताबिश मीर। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि आया मेरे अकब में इतनी सारी ये जो सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, मेडल्स मौजूद हैं, यहाँ तक के जो कप्स मौजूद हैं, तो मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। तो ये सवाल एक अहम सवाल है, लेकिन इसकी के हवाले से आपको बताएं कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स जहाँ होते हैं, तो दूसरी जानिब जिम्नास्टिक के हलकों में भी इन दिनों जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं वो इन एक्शन दिखाई देते हैं। तो यूँ ही कराची की जो है फ़ातिमा समर काफ़ी ज़बरदस्त अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही है और इस वक्त हम फ़ातिमा के घर पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आया ये शौक़ उनको कहाँ से पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा समर है एंड इन माई चाइल्डहुड आई एम डूइंग जिम्नास्टिक्स ऑन माई मैट्रेस। देन माई फैमिली डिसाइडेड टू ज्वाइन सिंध स्पोर्ट बोर्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर मुझे सर उमैर और सर अफ़ान, सर उमैर जो मेरे कोच हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उन्हीं की एफ़र्ट्स है। और सबसे पहले मेरा जो कंपटीशन हुआ था लाहौर में, नेशनल हुई थी और उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। उसके बाद इंटर स्कूल और बाकी दीगर स्कूल में मेरे कंपटीशंस हुए थे। मेरे पास 25 गोल्ड्स हैं, 21 सिल्वर्स हैं और सम ब्राउन्स और ट्रॉफ़ीज़ हैं मेरे पास। और आगे पाकिस्तान में तो कोई गोल नहीं है अभी जिम्नास्टिक्स का,
और मैं तो स्टडी कंटिन्यू करूँगी आगे। जी आपने देखा फातिमा ने एक अहम सवाल यहाँ उठाया कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जिमनास्टिक स्टार्स जो हैं वो अपनी कारकर्दगी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो मैदान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यूं ही फातिमा ने होने वाले हालिया 4 साल में जो नेशनल इवेंट्स है उसमें ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया है बल्कि अपनी कारकर्दगी के ज़रिए बताया अपने हलीफ को कि वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है इस अंदाज से इस खेल में अपनी ज़िम्मेदारी मनवाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन आया उन्होंने ये सवाल हुकूमत वक्त से भी उठाया है कि वो जिस तरीके से दीगर खेलों की सरगर्मियों पर तवज्जो देते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें चाहिए कि ख़ास तौर पर जिमनास्टिक का जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में वो काफ़ी सुनहरा हो सकता है, ताहम हुकूमत इस पर तवज्जो दे। जी और नाज़रीन, फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन अगर गमला भी दिलकश हो तो फूल के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। शहर कायद की नर्सरियों में फूल तो अपना रंग दिखाते ही हैं, लेकिन अब वहाँ खूबसूरत गमलों ने भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। वाले गमलों की तैयारी के बारे में अंसर अली कहते हैं, एक गमले पर तस्वीर बनाने में आधा दिन लग जाता है। कम इस एक गमले के ऊपर कम से कम आधा दिन लग जाता है हमें, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग है। अब सादा कलर करे वो तो आधे घंटे का काम है, लेकिन जो डिजाइनिंग है वो टाइम खा जाती है। अंसर अली के मुताबिक गमले के डिजाइन के हवाले से ही इसमें लगने वाले फूलों का इंतखाब किया जाता है, जो गमले को अलग ही लुक देता है। गमलों को 300 रुपए से 2500 रुपए तक फरोख्त किया जाता है। खूबसूरत फूल और रंग बिरंगे नफासत से तैयार करदा गमलों का साथ माहौल को खुशगवार बनाने के साथ साथ खूबसूरती का भी बाइस बनता है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।